नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र में आज बात आदिवासियों पर दांव की। प्रधानमंत्री मोदी मिशन झारखंड पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती पर हजारीबाग में जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी 83,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कई कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन किया। जाहिर है कि बीजेपी आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। गौर करने की बात है कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने इस बार राज्य की आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों को जीतने पर जोर लगाया है। बीजेपी ने इस बार राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपने कद्दावर चेहरों पर दांव लगाने का फैसला किया है। बीजेपी के पुराने चेहरों में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, सुदर्शन भगत, गीता कोड़ा, लुइस मरांडी, सीता सोरेन, सुनील सोरेन, दिनेश ओरांव, समीर ओरांव इन एसटी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। खास बात यह है कि जेएमएम को टक्कर देने के लिए बीजेपी के आदिवासी चेहरे एसटी आरक्षित सीटों से ही लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि कोल्हान क्षेत्र और संथाल परगना की सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जाए। पार्टी का आकलन है कि अगर बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरे एसटी आरक्षित सीटों से लड़ते हैं तो जीत की संभावना ज्यादा होगी और पार्टी एसटी आरक्षित 28 में से लगभग आधी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन बीजेपी के साथ है। इस बार बीजेपी है लैंड जिहाद जैसे मसले को भी वह जोर शोर से उठा रही है ताकि बांग्लादेशी घुसपैठ और इस्लामी चरमपंथियों से परेशान आदिवासी समुदाय को यह राजनीतिक संदेश दिया जा सके कि उनके समुदाय की रक्षा हेमंत सोरेन नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार कर सकती है। वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मसला कितना चुनावी रंग चढ़ाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। तो मिशन झारखंड पर मोदी निकल चुके हैं। आज हजारीबाग में उनका कार्यक्रम तय था। तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट का उनका यह दौरा रहने वाला है और इसमें वह तमाम उन पहलुओं को छीनते हुए नजर आ रहे हैं जो झारखंड में काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। हम साफ वह बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको कमोवेश हर पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है और इसीलिए आज 83,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इसमें जो आदिवासियों के लिए जो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है उनसे जुड़ी हुई, उनके गांवों को सुव्यवस्थित करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाओं का भी आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसमें बहुत सारे जितने भी भारत के राज्य हैं उनके तमाम आदिवासी बहुल गांव उसमें शामिल हो जाएंगे और उसके बाद उनका एक
एकीकृत तरीके से उनके ऊपर काम किया जाएगा और उनकी स्थिति संवारने की कोशिश की जाएगी, ताकि आदिवासी जो अपने आप को काफ़ी समाज में पीछे पा रहे हैं अभी के वक्त में, वह भी समाज में आगे बढ़कर आ सके। हालांकि यह तो बीजेपी का स्टैंड है, लेकिन यह बात देखने वाली भी है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार भी आदिवासियों की सरकार है और उन्होंने भी आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है और लगातार कर ही रहे हैं, जो धरातल पर नजर भी आ रहा है। चाहे मैया सम्मान यात्रा की बात हो या फिर अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार आपके द्वार, वह भी एक ऐसी अनूठी योजना है जिससे सरकार लोगों के घर पहुंचकर उनकी काम करने की कोशिश करती है। तो राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार, यह बात हो गई है। और यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि अरोड़ा साहब जुटे हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक और हमारे साथ कुछ ही देर में बातचीत करेंगे। रमाकांत महतो साहब भी बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विश्लेषण की बात है तो विश्लेषक साहब के पास ही आएंगे। अरोड़ा साहब, स्वागत है। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। लेकिन अरोड़ा साहब, जो बात सोचने वाली बात है कि यदि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें, आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी वोट ही यहाँ पर वो मायने रखती है कि किसे सत्ता तक पहुंचाएगी, किसे नहीं। 28 सीटें भी हैं, कुल 81 विधानसभा सीटों में से एक काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाती है। कई प्रमंडल हैं, कुल्हान हैं, संथाल परगना है, जहां आदिवासी वोट डिसाइसिव फैक्टर में है। ऐसे में वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया अलायंस का फॉर दैट रीज़न। लेकिन बीजेपी वहां पर अपनी पहुंच नहीं बना पाती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से और उनके इतने बड़े पैमाने पर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने से, आदिवासियों के उत्थान की बात करने से आदिवासी के दिल में बीजेपी आ जाएगी क्या, या फिर आदिवासी के दिल में अभी भी जेएमएम ही है? अरोड़ा साहब, आपने सही बात कही कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन लगातार जिस प्रकार से जो है आदिवासियों के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं और खासकर पूरी सत्ता ही इन 28 सीटों पर केंद्रित रहती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आने वाले टाइम में, क्योंकि मोदी जी लगातार जिस प्रकार से चुनावों से ऐन पहले ये योजनाओं का भविष्य जिस प्रकार से उन्होंने जो है घोषणा की है, तो ऐसे में एक सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन जिस प्रकार से आप ये देखिए कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आंध्र प्रदेश से भी कई आदिवासी पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार जिन योजनाओं को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाक्रम जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, ऐसे में क्योंकि बीजेपी ने क्वेश्चन खड़ा किया था हेमंत सोरेन सरकार पर कि क्या आपको जो घोषणाएं की गई थी उनका फायदा अब तक आपको मिला है। तो उस पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1,36,000 करोड़ का हमारा बकाया कब मिलने वाला है, ये केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप समझिए कि 80,000 करोड़ की योजनाओं का, जिसके अंदर 650 जिलों के अंदर 65,000 आदिवासी बहुल जो इलाके हैं उनको सीधा उनके विकास को लेकर सीधा फायदा होगा। और उन्होंने करीब 1,360 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिसके अंदर 1,380 किलोमीटर सड़कें, क्योंकि सड़कों की का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है वहाँ पे, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों के अंदर खासकर। और वहाँ पे जिस प्रकार से 120 आंगनबाड़ी और 250 बहुउद्देशीय केंद्र और छात्रावास भी इसमें शामिल है। 1,360 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं। उसके अलावा 80,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसके अंदर 650 जिलों के 65,000 आदिवासियों बहुल इलाकों को सीधा फायदा है, क्योंकि जो आदिवासी गांवों को ही ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अगर उनकी 25 से 30 सीटें आती हैं तो इस बार अगला मुख्यमंत्री उनका होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और हेमंत सोरेन के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चुनावों की घोषणा होने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या उनके बीच में बातचीत बन पाएगी। ठीक है अरोड़ा साहब, ठीक है, वो तो सिर्फ अटव्वल खैर बाद की बात है। जब नतीजे आते हैं, किसकी सरकार बनती है, तब मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन रमाकांत महतो साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं
बीजेपी के तरफ से हमने आपको पहले बताया था, हीरालाल मांझी साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। सबसे पहले महतो साहब आपके पास आते हैं, आदिवासियों को लेकर के जो प्रेम उमड़ रहा है आपका, ये खास तौर पर उस वक्त क्यों उमड़ता है इतने बड़े पैमाने पर जब चुनाव नजदीक होते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या आप अपने आप को स्थिति में पाते हैं कि संथाल परगना की बात हो, कोल्हान की बात हो, चंपईदा के आने के बाद भी क्या हेमंत सोरेन के वजूद में कोई कमी आ जाएगी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सर्वोच्च नेता हैं आदिवासी के दिल में वही बसते हैं? महतो साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आप जिन शब्दों का प्रयोग किए कि अभी प्रेम उमड़ रही है आदिवासियों के साथ में, ये मुझे लगता है अच्छे शब्दों का चयन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं किया आपने। नहीं, बड़े पैमाने पर सर, इतनी नहीं, बड़ी, इतने 83,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का आप शिलान्यास कर रहे हैं। सुना जाए एक तरह की। आप अभी बताइए, स्वतंत्र भारत में अटल जी की सरकार के पहले एनडीए की सरकार जब तक नहीं बनी थी केंद्र में, तब तक उससे पहले जनजातीय मंत्रालय का गठन हुआ था क्या? या भगवान बिरसा मुंडा को उनको मान सम्मान देने का, या मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को कांग्रेस पार्टी ने या उनकी सरकार ने कभी भी मान सम्मान दिया क्या? भगवान बिरसा मुंडा की कर्म स्थली या जन्म स्थली तक कभी भी कोई प्रधानमंत्री देश के गए क्या? उनके जन्म जयंती के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को दिया। और जब भी आदिवासी कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय बना, जिस रफ्तार से काम हुए हैं, आप अभी तक देखेंगे, अभी एकलव्य स्कूल की चर्चा, जो विद्यालय बन रहे हैं, 700 स्कूल बनने की बातें हैं, और अभी तक 150 स्कूल लगभग बन के तैयार हो रहे हैं, 140 से अधिक बने हैं। तो और झारखंड में जो एकलव्य स्कूल बने हैं, वहां पे हर जगह झारखंड सरकार ने उसमें विवाद करने का कोशिश किया। इवन चान्हो में विवाद किया, खूंटी में जहां पे माननीय अर्जुन मुंडा जी थे उनके संसदीय क्षेत्र में, संथाल परगना में, कोल्हान में, इन सारे क्षेत्रों में सरकार ने जमीन को लेकर के विवाद कराने का कोशिश की। ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो, उनकी संस्कृति और अस्मिता बनी रहे। ये झारखंड में आदिवासियों को अल्पसंख्यक बना के रखना चाहते हैं, माइनॉरिटी बना के रखना चाहते हैं, और यहाँ पे उनकी माँ बहनों की जो इज्जत है, या उनसे शादी करा करके राजनीतिक दोहन करके एक साजिश के तहत धर्म परिवर्तन करा करके, या कई सारे हथकंडा बना करके डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते, और विशेष करके पूरे झारखंड में आज डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक है महतो साहब, आप श्रेय लेना चाहते हैं ले लीजिए। वो भी बताते अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ही कहा था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी झारखंड सेपरेशन में, 2000 में वो सेपरेशन हो गया। आपने बतौर बीजेपी बहुत लंबे समय तक झारखंड की जनता ने आपको मौका भी दिया झारखंड में सेवा करने का। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या झारखंड में जितने समय आप सरकार में रहे, आप अपने कंट्रीब्यूशन से खुश है और झारखंड को आप डेवलप्ड मानते हैं अपने मॉडल और अपने एजेंडा के हिसाब से? यदि है तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनके लिए देखिए, एक दूसरी बात है कि आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, खंडित जनादेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, कई बार टांग खींचो राजनीति यहाँ पे चली, और ये इसके चलते विकास तो अवरुद्ध रहा। जिस गति से काम होने चाहिए थे उन गति के साथ में काम नहीं हुई, इस बात को तो मैं मानता हूँ, और जिस गति से होना चाहिए उसके चलते झारखंड पिछड़ गया जरा सा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जब भी सरकार बनी, जब बहुमत की सरकार बनी, तो डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने जम के काम किया। इवन प्रारंभिक तौर में भी जब बाबूलाल जी मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने तो खूब काम, विकास के खूब काम हुए। नहीं बिल्कुल, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। बाबूलाल मरांडी साहब जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे तो विकास की वानगी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इतनी भयानक डिरेलमेंट हुई है। आप 19 से 24 की भी बात कर रहे हैं महतो साहब, आपके सिटिंग सीएम चुनाव हार जाते हैं, इस बात को भी आप याद रखिए। आपके पूर्व जनजातीय मंत्री केंद्रीय अर्जुन मुंडा चुनाव हार जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि झारखंड में इतने बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार जाते हैं? जनता उन्हें नहीं पसंद कर रही है क्या? एक बात बताऊं, जो चुनाव हारने जितने की जहां तक बात है कि झारखंड में कौन सा सीएम चुनाव नहीं हारे हैं, ये पहले बताइए मुझे आप। नहीं, आपके सीएम क्यों चुनाव हारे? कौन सा सीएम चुनाव नहीं हारे हैं ये बताइए। इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत जब चुनाव हार सकती है
तो कौन नहीं हार सकते हैं। चुनाव हारना जीतना ये कोई मापदंड नहीं होता है मेरे ख्याल से। क्या हेमंत सोरेन जी चुनाव नहीं हारे हैं? ठीक है, क्या उनके पिताजी गुरुजी मुख्यमंत्री रहते उपचुनाव नहीं हार गए, तमाड़ से बुरी तरह पिटा गए? ठीक है। तो ये चुनाव हारना और नहीं हारना उनके नहीं विकास की अब बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जिन गति से विकास की रफ्तार झारखंड में हो रही थी वो विकास की रफ्तार नहीं होने के पीछे और एक बड़ा वजह था जो केंद्र में जब भी यूपीए की गवर्नमेंट बनी तो सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी के साथ में यहाँ सरकार बनती रही तो स्वाभाविक है कि विकास में ये रोड़े जरा सा बनते रहते थे। और किस तरीके से केंद्र में सरकार यूपीए की रहने पर सौतेला व्यवहार राज्यों को किया जाता था वो देश में देख चुका था। यही वजह है कि कांग्रेस आज पूरे देश में हाशिए पे खड़ी है। ठीक है, कोई बात। चलिए, हीरालाल मांझी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मांझी साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो लोक लुभावन वादे और अब तमाम तरह की बात कर रही है और यह बता रही है कि उसके ये कृत्य करने से ही झारखंड का भला होगा, बतौर जेएमएम प्रवक्ता आपको क्या लगता है कि आपके एक महत्वपूर्ण नेता चंपई सोरेन बीजेपी के पाले में चले गए, कांग्रेस से गीता कोड़ा भी चली गई, सीता सोरेन भी चली गई, इन सब के जाने से कुछ डैमेज होगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट इंटैक्ट है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पे ही गिरेगा? मांझी साहब। बीजेपी पास में कुणाल जी मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी का के पास सिर्फ इनका एक जुमला रहता है कि जब भी कहीं चुनाव हो उस जुमला को जो है हम लोग राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आगे लाने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि बिहार में भी जब चुनाव के समय था तो 1,25,000 करोड़ का योजना लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चले गए और केवल घोषणा किए, घोषणा भर रहा, उनका वहां धरातल में उतरा नहीं। और इस तरह से इनका अगर इतना ही आदिवासी राज के लिए उतना हितैषी होते तो 5 साल 2019 से लेकर के 20 तक आज तक तो किसी तरह का उन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब चुनाव जब झारखंड में 2 महीना के बाद होना है तो इनको आदिवासी का ख्याल आ रहा है। इसलिए आदिवासी समझ गए हैं कि कौन हमारे लिए काम कर सकता है और कौन नहीं, और काम करने वाला आदमी कभी बोलता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे मौका मिला है आदिवासियों से लेकर के यहाँ के झारखंड वासियों के लिए सभी लोगों के लिए काम करने का उन्होंने कोशिश की है। और आप देखें कि झारखंड में आज चारों तरफ जो है इनकी वाहवाही हो रही है। झारखंड में मैया सम्मान योजना से लेकर के सारे जो योजनाएं हैं, सर्वजन पेंशन योजना हो, बिरसा हरित क्रांति योजना हो, मुख्यमंत्री सृजन योजना हो, सारा चीज जो है जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। केवल घोषणाएं नहीं हो रही हमारी सरकार। इसलिए बीजेपी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ जुमला होता है कि चुनाव के समय हम लोग उसको फेंक दें और बाकी समय सोच जाए, ये इनका काम है। इसीलिए जनता इनको लोकसभा चुनाव में दिखा दी है आदिवासियों ने। अब आने वाला ये जो आम विधानसभा आम चुनाव है पूरे झारखंड के लोग इनको दिखाने का काम करेगा और यहाँ से विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहेंगे। मांझी साहब, लेकिन आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको अब किला बचाने की चुनौती है क्योंकि आपके कई कद्दावर नेता बीजेपी के तरफ चले गए हैं। ऐसे में उनके जाने का कोई असर होगा या फिर आपको लगता है कि जेएमएम का जो कार्डर वोट है वो जेएमएम का है? मैं पिछले सवाल को ही इसको एक्सटेंशन करते हुए पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात, जितनी भी योजनाएं आपने गिनाई, सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत भी आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने देखा है। मुख्यमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा इन योजनाओं को जो प्रोपगेट किया गया है इससे जनता आपसे कनेक्ट हुई है और आप बीजेपी को उस चैलेंज के रूप में नहीं देखते हैं आने वाले चुनाव में जो पिछले समय हुआ करता था? लाल जी जीता जगता उदाहरण है। अब जहाँ भी देखिए हमारे लोग जहाँ भी है हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ पर जो है जनता जो है उमड़ रही है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ सभा कर रहे हैं 200-400-500 आदमी नहीं जुट रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का मूड क्या है। अब उसको हमको बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, इनको अगर समझदारी होगी तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। अरोड़ा साहब, ये जो वास्तविक जमीनी स्तर पर लड़ाई है ये कितनी इंटेंस है? क्या नेताओं के पाला बदलने से जनता के मन में कुछ परिवर्तन होता है या फिर पार्टी से जो संबंधित वोट है वो पार्टी को जाता है ना कि चेहरे को जाता है? एक तो ये अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। और दूसरा, जो झारखंड में नए मुद्दे भी उछलकर सामने आए हैं, लव जिहाद की बात करें, घुसपैठिए की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, ईडी और सीबीआई की भी बात करें, तो क्या इन सारे मुद्दों को टोटलिटी में देखकर यह समझा जा सकता है
कि आने वाला चुनाव उतना आसान नहीं है? एक बड़ा चैलेंज जो कहीं ना कहीं हो जाता है जब उसके अंदर अंतर्कलह देखने को मिलता है, खासकर जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से बदले हैं, जिस प्रकार छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं अपना आपको बचा के चलना, अब दोबारा से सत्ता में आना ये इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मन में एक इस प्रकार से आप देखते अरोड़ा साहब आपके पास आएंगे। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा शिफ्ट करें या फिर नेटवर्क के क्षेत्र में जाएं। तब तक हम महतो साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जुड़ेंगे। महतो साहब, आप देखिए, यदि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है तो आप भी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी मुख्य जो पार्टियां हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, क्या उनके साथ सीटों पर कोई फॉर्मूला तय हुआ? अब वो 14-15 मांग रहे हैं, आप 9-10 देने को तैयार हैं। एक तो उस लाइन ऑफ एंगल से बताइए, क्योंकि पिछली बार आप लोग दोनों को नुकसान हुआ है अलग अलग चुनाव लड़के। और एक सरयू राय, जिन्होंने रघुवर दास को हराया था, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ मिल चुके हैं। अब जनता दल यूनाइटेड केंद्र में तो आपकी सहभागी हैं ही, सहयोगी है, तो वो चलिए वो किला तो कहीं ना कहीं आपने फतह कर लिया है। लेकिन क्या जो डेंट लग सकता है वो आजसू के साथ फॉर्मूला नहीं बैठने पर लगेगा, या फिर आपने मन बना लिया है कि नहीं, इस बार चोट नहीं खाना है? देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन हो गया है। हाँ, और एनडीए का एक नैसर्गिक हिस्सा बन चुका है जनता दल यूनाइटेड और आजसू पार्टी। तो पहली बार मान लीजिए, एक बार हमने उस समय कोई वैचारिक मतभेदों के कारण हल्की सी गलतियां हो गई थी, वो झारखंड की जनता ने भी और हमारी पार्टियों ने भी, आजसू पार्टी और भाजपा ने भी उसको समझ में आ गई कि इस बार उस प्रकार की गलती नहीं दोहरानी है। वो टूटी नहीं थी, गठबंधन तो थी ही, लेकिन वैचारिक कुछ मतभेद थे कुछ चीजों को लेकर के, और जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन उससे दोनों पार्टियां मुझे लगता है सबक ले चुकी हैं। ओके। और अभी हम लोग हर जगह लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले हमने कई जगह मंच साझा किया आजसू पार्टी के साथ में। मतलब ऑल इज वेल है ना? ऑल इज वेल है। देखिए, और कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हाल में कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं प्रदेश के मीर साहब, उनका बयान आया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उन्होंने कहा कि 25 से 30 सीटें जीतो आप, हम लोग माने 50-50 बांटेंगे सत्ता को। ठीक है, वो तो बाद में बांटेंगे। आप किसके साथ बांटेंगे? आपके पास भी सीएम के 2 चेहरे हो गए हैं, बाबूलाल मरांडी या फिर चंपई सोरेन। आप भी असमंजस की स्थिति में फंस सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर प्रदेश में माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। चलिए, बहुत क्लियर है, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में। अरोड़ा साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप नेटवर्क के क्षेत्र में आ गए होंगे। एक क्विक क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए सर, झारखंड की स्थिति से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और यह लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है? कौन पीछे हो सकता है, कौन आगे? बिल्कुल, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुझे लगता है इस बार बहुत बड़ा चैलेंज है आपको दोबारा से सत्ता में लेके आना। वहीं कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी के पास इस समय खुला आसमान, और खासकर मोदी जी लगातार पिछले काफी समय से आदिवासी लोगों की लगातार मंचों पर, बड़े बड़े मंचों से जिस प्रकार से हर बयान में उनका नाम लेते रहे हैं, और इस प्रकार से उनके योगदान को, देश की आजादी की बात करें, चाहे हर मुद्दे पर उन्होंने बात की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक नया मोर्चा खुद मोदी जी ने संभाल रखा है पिछले काफी समय से। ठीक है, ओके अरोड़ा साहब, पॉइंट टेकन। मांझी साहब, क्विक क्लोजिंग, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या इस बार फिर से दोबारा सरकार बनाएगी? जी बिल्कुल बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमने काम किया है। ठीक है, 5 सालों में हमने 2 साल में जो काम किया है, और 16-17 सालों में एनडीए ने सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये आप जान सकते हैं और देख सकते हैं, पूरी जनता की जो भावनाएं हैं उसको उभर कर आ रही है। तो जनता की भावनाएं उभर कर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर कोई अपनी ताल ठोक रहा है झारखंड में आने वाले चुनाव को लेकर, और वायदे और दावों का भी एक फहरिस्त सा निकल कर सामने आया है। लेकिन जनता सब जानती है, जनता के दिल में कौन है ये तो वोट जब डलेगा तब पता चलेगा, पिटारा खुलेगा। कौन बनेगा किंग वक्त बताएगा। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।